Hello friends, in this video we will discuss about specific heat of hydrogen. But before that we should have knowledge about ortho and para hydrogen. Now what is hydrogen? Hydrogen S2 is a homonuclear diatomic molecule and we know that hydrogen nuclei have spin half. क्योंकि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बेसिकली एक प्रोटॉन ही है तो इसकी स्पिन जो होती है वो हाफ होती है एंड दे ओबे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स. नाउ सिंस S2 has two nuclei, their spin may be parallel or anti-parallel. Now depending on the spin of two hydrogen nuclei, the molecule of S2 can exist in two forms, that is ortho and para. First of all we discuss about ortho hydrogen. If the nuclear spin of both the nuclei are parallel to each other, then the resulting spin will be 1 and the hydrogen molecule is said to be ortho hydrogen. अगर दोनों न्यूक्लियाई की न्यूक्लियर स्पिन अगर पैरेलल है तो हमारे पास रिजल्टिंग स्पिन कितनी हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 और इस केस में हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन. नाउ जैसा कि हम यहाँ फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं तो इस केस में जो इनकी स्पिन है वो क्या है, पैरेलल, और हम हाइड्रोजन को क्या कहेंगे इस केस में, ऑर्थो हाइड्रोजन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरा हाइड्रोजन. इफ द न्यूक्लियर spin of both the nuclei are anti-parallel to each other, then the resulting spin will be 0 and the hydrogen molecule is said to be para-hydrogen. अगर जो हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं उनकी न्यूक्लियर स्पिन अगर एंटी पैरेलल है तो रिजल्टिंग स्पिन कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू में 0 और इस केस में हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कहेंगे पैरा हाइड्रोजन. जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एक न्यूक्लियाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा न्यूक्लियाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इस केस में इन दोनों न्यूक्लियाई की स्पिन जो है वो है एंटी पैरेलल है तो हम हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोजन. नाउ अगर हमें हाइड्रोजन के लिए टोटल वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे वेरियस मोशन है लाइक ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, न्यूक्लियर स्पिन मोशन, जो वेरियस मोशन है इनके लिए हमें वेव फंक्शन निकालना पड़ेगा और उन वेव फंक्शन की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन मिल जाएगा. Now after half a rotation, that is rotation through 180 degree, the nuclei are superimposed on each other. यहाँ पर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है. अगर हम 180 डिग्री की रोटेशन करते हैं यहाँ पर तो लेफ्ट वाला न्यूक्लियाई जो है राइट की जगह पर आ जाएगा और राइट वाला न्यूक्लियाई लेफ्ट की जगह पर आ जाएगा. यानी ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे. नाउ क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है उसकी स्पिन जो होती है वो हाफ होती है, उसकी वजह से वे फर्मी-डिराक स्टेट को ओबे करते हैं. अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल अगर फर्मी-डिराक स्टेट को ओबे कर रहा है तो यानी उसके लिए वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक. तो हमारे पास जो साई टोटल है वो क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ टू हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियाई. और जो वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होते हैं उनके लिए हमारे पास क्या होता है, साई 1 इक्वल टू माइनस ऑफ साई 2 1. यानी अगर हम फर्स्ट न्यूक्लियाई को सेकंड से रिप्लेस कर दें, सेकंड को फर्स्ट से कर दें तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा वेव फंक्शन के आगे. अब हम वेरियस जो हमारे वेव फंक्शन है उनको डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि साई टोटल को कौन कौन से वेव फंक्शन मिलके एंटी सिमेट्रिक बना रही हैं. यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ट्रांसलेशन वेव फंक्शन की, जो ट्रांसलेशन वेव फंक्शन है वो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है और जब हम 180 डिग्री की रोटेशन करते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है. तो यानी हमारा जो ट्रांसलेशन वेव फंक्शन है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन. तो यानी इसका कोई रोल नहीं है साई टोटल को एंटी सिमेट्रिक बनाने में, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे. नाउ साई वाइब्रेशनल देखें तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई पे डिपेंड करता है. जैसा कि हम यहाँ पर देखें, अगर हम 180 डिग्री, ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई है, अगर 180 डिग्री की रोटेशन करते हैं तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो वाइब्रेशनल वेव फंक्शन है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन. तो यानी कि इसका भी कोई रोल नहीं है एंटी साई टोटल को एंटी सिमेट्रिक बनाने में, तो हम इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे. अब हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन की बात करें तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होती है, ये मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल से हमने ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन डिनोट की हुई है. यहाँ पर जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पिन डिजेनरेसी को रिप्रेजेंट करता है. स्पिन डिजेनरेसी क्या होती है हमारे पास, 2s+1 और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए s की वैल्यू क्या होती है, 0. तो 2s+1 में s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा. यहाँ पर जो सिग्मा सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि l. यहाँ पर अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 होती है तो हम सिग्मा साइन यूज़ करते हैं, l की वैल्यू अगर 1 होती है तो पाई साइन यूज़ करते हैं, 2 होती है तो डेल्टा साइन यूज़ करते हैं, 3 होती है तो फाई साइन यूज़ करते हैं, सो ऑन.
तो यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए L की वैल्यू 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिग्मा साइन यूज़ करेंगे। अब ये राइट हैंड में ऊपर जो है सुपर स्क्रिप्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री को। यहाँ पर हम प्लस और माइनस साइन यूज़ करते हैं। राइट साइड जो सुपर स्क्रिप्ट में है, यहाँ पर हम ये प्लस और माइनस साइन यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं तो यानी जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अबाउट ए प्लेन कंटेनिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो हमारा सिमेट्रिक है। और अगर हम नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं तो यानी हमारा वो अबाउट ए प्लेन कंटेनिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंटी सिमेट्रिक है। यहाँ पर जो है सबस्क्रिप्ट में जी यूज़ किया है, यहाँ पर हम जी या फिर यू दो साइन यूज़ करते हैं। ये बेसिकली पैरिटी को डिनोट करता है। जी यूज़ कर रहे हैं तो यानी इवन पैरिटी है, और यू यूज़ कर रहे हैं तो यानी ओड पैरिटी है। तो ये कंप्लीट सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है वो क्या हमारा सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ टू न्यूक्लियाई। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे रोटेशनल वेव फंक्शन की। अगर हम रोटेशनल वेव फंक्शन की बात करें तो रिजिड रोटेटर रोटेशनल वेव फंक्शन क्या होते हैं, हमारे पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं। स्फेरिकल हार्मोनिक्स क्या होते हैं, जैसे हम अगर किसी सर्कुलर बाउंड्री पे किसी वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वे हमारे पीरियोडिक वेव फंक्शन होते हैं। इसी तरह से अगर हम एक स्फेयर कंसिडर करें और उसकी बाउंड्री पे किसी वेव फंक्शन को डिफाइन करें तो वे हमारे क्या हो जाएंगे, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। अब स्फेरिकल हार्मोनिक्स है तो हम दो केस कंसिडर करेंगे, जे की वैल्यू एक ओड है और जे की वैल्यू इवन है। जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अगर हमारे पास जे की वैल्यू अगर इवन है तो हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज। अगर हमारे पास जे की वैल्यू ओड है तो हमारे पास जो वेव फंक्शन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन की। अगर हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन आई है तो हमारे पास 2i+1 इंटू i+1 क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट हो जाएंगी, यानी ऑर्थो स्टेट हो जाएंगी। और 2i+1 इंटू आई क्या हो जाएंगे, हमारे पास एंटी सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट यानी पैरा स्टेट हो जाएंगी। और 2i+1 इंटू i+1 क्या हो जाएंगे, हमारे पास टोटल न्यूक्लियर स्टेट हो जाएंगी। अब हमने सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को क्या बोला है, ऑर्थो स्टेट बोला है, और एंटी सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को पैरा स्टेट बोला है। इसको क्यों बोला है अब हम देखते हैं, एक बार डायग्राम देख लेते हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का, यहाँ से हम पता चल जाएगा। अगर हम इसको फर्स्ट न्यूक्लियाई कंसीडर करें और इसको सेकंड कंसीडर करें तो यहाँ पर अगर हम इनकी 180 डिग्री की रोटेशन करें, यानी कि ये वाला न्यूक्लियाई यहाँ इसकी जगह पर आ जाएगा और ये वाला न्यूक्लियाई अगर इसकी जगह पर आ जाए, 180 डिग्री की रोटेशन करें तो यानी इसमें जो है हमारे पास ये कंप्लीट मॉलिक्यूल, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर हम 180 डिग्री की रोटेशन करते हैं। तो यानी इसकी भी यहाँ पर ये अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, 180 डिग्री की रोटेशन करेंगे तो ये लेफ्ट वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और हमारे पास राइट वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, यानी ये सिमेट्रिक है। तो यानी ऑर्थो हाइड्रोजन, यानी हमने सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को क्या बोला है, ऑर्थो स्टेट बोला है। इसी तरह से अगर हम इसमें पैरा वाले में कंसिडर करें, देखो लेफ्ट वाला न्यूक्लियाई जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, राइट वाला न्यूक्लियाई एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। अगर हम 180 डिग्री की रोटेशन कर देंगे, यानी ये वाला यहाँ पर आ जाए, ये वाला यहाँ पर आ जाए, तो अगर हम 180 डिग्री की रोटेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट वाला क्या किस में रोटेट करने लग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में, और राइट वाला क्लॉकवाइज में। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है, यानी पैरा स्टेट को हमने एंटी सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट बोला है। तो यहाँ पर हमने सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को क्या बोला है, ऑर्थो स्टेट बोला है, और एंटी सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को क्या बोला है, पैरा स्टेट बोला है। अब हम टोटल जो हमारे पास ये 5 वेव फंक्शन थे इनको हम देखते हैं। ये हमने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि इसका कोई रोल नहीं था साइड टोटल को एंटी सिमेट्रिक बनाने में, ये भी हमने कंसीडर नहीं किया था। अब इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन क्या हमारा सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ टू न्यूक्लियाई। तो यानी कि अगर हम सिमेट्रिक के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन आता है, लेकिन हमारे पास टोटल वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो रिमेनिंग 2 फंक्शन है, रोटेशनल वेव फंक्शन और न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन, उनकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए। नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम, स्पिन क्या हमारे पास हाफ है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्या बेसिकली प्रोटॉन ही है, तो प्रोटॉन की स्पिन क्या होती है, हाफ। तो यानी हाइड्रोजन एटम की स्पिन कितनी है, हमारे पास हाफ है। और साई न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर अगर हम आई की वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल न्यूक्लियर स्टेट कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास पैरा स्टेट कितनी है और ऑर्थो स्टेट कितनी है। अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू हाफ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3, यानी हमारे पास 3 ऑर्थो स्टेट है। और अगर हम इस वाले में 2i+1 इंटू आई में अगर हम आई की वैल्यू हाफ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1, तो यानी हमारे पास 1 पैरा स्टेट है, यानी कि हमारे पास 3 सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है और 1 एंटी सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है। टोटल स्टेट कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 4 हो जाएंगी। अब हमने एंटी सिमेट्रिक स्पिन स्टेट यानी 1 हमारी स्टेट कौन सी है, एंटी सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट यानी पैरा स्टेट है।
तो इसको हमने इससे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी सिमेट्रिक को। यहाँ पर हमने S इक्वल टू 0 लिया है क्योंकि हमारे पास एंटी सिमेट्रिक यानी पैरा स्टेट में हमारे पास जो दो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी स्पिन जो होती है वो एंटी पैरेलल होती है, तो इसलिए रिजल्टिंग स्पिन क्या आती है हमारे पास, 0 आती है। इसलिए हमने यहाँ पर S इक्वल टू 0 लिया है। SZ क्या होता है हमारे पास, MS H कट, MS की वैल्यू S इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगी, 0, तो यानी SZ इक्वल टू 0, यानी इससे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर अगर हम राइट साइड देखें, अगर हम यहाँ पर अप स्पिन को डाउन से रिप्लेस कर दें, डाउन को अप से रिप्लेस कर दें, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके आगे, यानी ये कौन सा वेव फंक्शन है, एंटी सिमेट्रिक है, इसीलिए हमने इसको एंटी सिमेट्रिक स्पिन स्टेट बोला है। और ये क्योंकि एक सिंगल स्टेट है तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर स्पिन सिंगलेट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो 3 स्टेट है वो क्या हमारे पास ऑर्थो स्टेट है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अब 3 स्टेट इसमें क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियाई जो होते हैं इनकी स्पिन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, तो रिजल्टिंग स्पिन कितनी आती है हमारे पास, 1 आती है। अब S इक्वल टू 1 हो गया तो हमारे पास MS की वैल्यू -1, 0 और 1, यानी 3 वैल्यूज होंगी ऑफ MS, तो इनके करस्पॉन्डिंग यानी S इक्वल टू 1, MS इक्वल टू 1 एक स्टेट हो गई, S इक्वल टू 1, MS इक्वल टू -1 सेकंड स्टेट हो गई, और S इक्वल टू 1, MS इक्वल टू 0 हमारे पास थर्ड स्टेट हो गई। तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ गई, 3 स्टेट आ गई। इसको हमने इसे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। ये अगर हम इसमें देखें, अगर फर्स्ट वाले में देखें तो अगर दोनों अप स्पिन हैं तो अगर हम इनको एक्सचेंज कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ये सिमेट्रिक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर दोनों डाउन है, अगर इनको एक्सचेंज कर देंगे तो यानी वेव फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ये भी सिमेट्रिक है। और अगर हम इसमें अगर थर्ड वाले में देखें, अगर अप को डाउन से रिप्लेस कर देंगे और डाउन स्पिन को अप स्पिन से रिप्लेस कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ये भी क्या हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जो तीनों स्टेट हैं ये क्या हमारे पास सिमेट्रिक स्पिन स्टेट है। और क्योंकि ये 3 स्टेट आई है हमारी सिमेट्रिक, तो इसलिए हमने बोला न्यूक्लियर स्पिन ट्रिपलेट। नाउ हमने जो ये सारा हमने डिस्कस किया था उसको एक टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया है। टेबुलर फॉर्म में बेसिकली क्या है कि S के कोरेस्पॉन्डिंग है, यानी हमारे पास S की वैल्यू 2 वैल्यू थी, S इक्वल टू 0 और S इक्वल टू 1, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमने 2 केस कंसीडर किए हैं इस टेबुलर फॉर्म में। तो हम देखते हैं वो कैसे किए। यहाँ पर जो हमारा टोटल वेव फंक्शन है, फर्स्ट जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, साई टोटल को। ये जो है हमारे पास S क्या है, सेकंड कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है S, यानी स्पिन कितनी है हमारे पास, रिजल्टिंग स्पिन कितनी है। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग 2 केस से 0 और 1 है, लेकिन हमारे पास टोटल वेव फंक्शन दोनों के लिए क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक, इसलिए हमने यहाँ पर ए साइन यूज किया है, यानी एंटी सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ये वाला देखते हैं हम, जो हमारे पास 5th कॉलम है इसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन। ये दोनों के केस में हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक था, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन की बात करें, S इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं S इक्वल टू 1 के लिए क्या है हमारे पास, ये सिमेट्रिक है, यानी S इक्वल टू 1 के लिए अगर हम देखें तो ये क्या हमारे पास सिमेट्रिक है। तो S इक्वल टू 0 के लिए क्या था, हमने पीछे डिस्कस किया था, एंटी सिमेट्रिक था, तो ये भी हमने सारा केस कंसीडर कर लिया। अब रोटेशनल वेव फंक्शन बचा एक, उसको देख लेते हैं हम कैसे, क्या इसका हमने मतलब कि 2 केस किए, सिमेट्रिक है ये या फिर S इक्वल टू 0 के लिए सिमेट्रिक होगा, ये एंटी सिमेट्रिक होगा, तो ये हम देख लेते हैं एक बार। अब सबसे पहले हम S इक्वल टू 0 की बात करते हैं। ये हमारे पास सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो रिमेनिंग 2 की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए, यानी न्यूक्लियर स्पिन और रोटेशनल जो हमारे पास वेव फंक्शन है उनकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन हमें पता ही है एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और हमारे पास अब क्या है, रोटेशनल वेव फंक्शन, अब हमें ये देखना है सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा। अब न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। अगर हम एंटी सिमेट्रिक के साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास रोटेशनल वेव फंक्शन है वो क्या लिया हमने, सिमेट्रिक लिया है। और जब ये वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है तो J की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इवन होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था जब हमने रोटेशनल वेव फंक्शन की बात की थी। अब इसी तरह से अगर हम देखें S इक्वल टू 1 का केस कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ये सिमेट्रिक है, ठीक है, और हमारे पास टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, यानी ये जो 2 बचे हैं न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन, रोटेशनल वेव फंक्शन, इनकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर यहाँ पर न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन हमारा फिक्स, हमने पहले देख लिया था, यहाँ पर S इक्वल टू 1 के लिए क्या था हमारे पास, सिमेट्रिक था, ये हमने देख लिया था, ये सिमेट्रिक है। अब हमारे पास यानी साई रोट और साई न्यूक्लियर स्पिन जो वेव फंक्शन है उनकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए।
लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशनल वेव फंक्शन हमें एंटी सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, यानी ओड वैल्यूज ऑफ जे लेनी पड़ेंगी हमें टोटल वेव फंक्शन को एंटी सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो ये हमने देख लिया कि s इक्वल टू 0 के लिए रोटेशनल वेव फंक्शन क्या होगा, हमारे पास सिमेट्रिक होगा, और s इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। अब स्पिन डिजेनरेसी की बात करते हैं। हमारा जो 6 कॉलम है स्पिन डिजेनरेसी, इसकी बात करते हैं। ये 2s+1 होता है। अगर हम यहाँ पर s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा 1, और s की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 3। अब स्टैटिस्टिकल वेट की बात करें तो वो स्पिन डिजेनरेसी इंटू 2j+1 होता है हमारे पास। स्पिन डिजेनरेसी s इक्वल टू 0 के लिए 1 है, तो स्टैटिस्टिकल वेट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2j+1। और स्पिन डिजेनरेसी हमारे पास s इक्वल टू 1 के लिए क्या है, हमारे पास 3 है, तो स्टैटिस्टिकल वेट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2j+1। Thus there are two varieties of hydrogen corresponding to s is equal to 0, यानी j क्या था हमारे पास s is equal to 0 के लिए E1 एंड s is equal to 1, यानी j क्या था हमारे पास उसके लिए odd, which corresponds to paraform and orthoform of hydrogen respectively। क्योंकि हमारे पास s is equal to 0 के लिए क्या था, पैरा हाइड्रोजन था, यानी पैराफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, s is equal to 1 के लिए ऑर्थोफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है हाइड्रोजन की। Thus, hydrogen gas H2 gas must be treated as a mixture of two distinct components, orthohydrogen and parahydrogen, in metastable equilibrium such that the statistical weight of ortho molecules is 3 times those of para molecules। अब ऑर्थो मोलिक्यूल्स यानी ऑर्थोस्टेट कौन सी थी, s इक्वल टू 1 के लिए, यानी उसका स्टैटिस्टिकल वेट कितना है, 3 टाइम्स ऑफ दो पैरा मोलिक्यूल्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यानी ऑर्थो मोलिक्यूल्स यानी s इक्वल टू 1 है, उसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल वेट है 3 टाइम्स दोज ऑफ पैरा मोलिक्यूल्स यानी फॉर s इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो 7th कॉलम है इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ सिंस psi total must be antisymmetric with respect to exchange of two nuclei, therefore in ortho hydrogen, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अब एक बार फिर इसको स्टेटमेंट के रूप में हम देख लेते हैं कि कैसे क्या है। ऑर्थो हाइड्रोजन में क्या होगा, न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक होता है अंडर एक्सचेंज। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, टेबल में एक्सप्लेन किया था ये क्यों कैसे क्या हमने रोटेशनल वेव फंक्शन सिमेट्रिक लिया, एंटी सिमेट्रिक लिया, फॉर s इक्वल टू 0 s इक्वल टू 1, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन क्या होता है हमारे पास, सिमेट्रिक होता है। सो रोटेशनल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक एंड j में एज्यूम ओनली ओड वैल्यूज, यानी j इज इक्वल टू 1, 3, 5। अब पैरा हाइड्रोजन में देखें तो हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज। सो रोटेशनल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इनकी प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टोटल वेव फंक्शन जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। एंड j में एज्यूम ओनली इवन वैल्यूज, दैट इज j इज इक्वल टू 0 to 4। यहाँ पर हमने ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन दो मतलब फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है हाइड्रोजन की। अब हम पार्टीशन फंक्शन जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सिग्मा। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं तो क्या आता है, सिग्मा j इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2j+1 एक्सपोनेंशियल माइनस j इंटू j+1 थीटा रूट बाई टी। यानी यहाँ पर हमारे पास j की वैल्यू पैरा हाइड्रोजन के लिए क्या है, E1 है, और उसके लिए ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए क्या है, ओड है। यानी हमें पार्टीशन फंक्शन इन दोनों हाइड्रोजन के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम कंप्लीट इंटरवल नहीं ले सकते j इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि j इज इक्वल टू अगर हमारे पास E1 है तो पैरा हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ओड है तो ऑर्थो हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि हमें दोनों के लिए अलग अलग पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो बाकी 2j+1 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस j इंटू j+1 थीटा रूट बाई टी और 2j+1 एक्सपोनेंशियल ये तो सेम रहेगा हमारे पास, बस j की वैल्यू उसमें हम रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, j की वैल्यू हम 0 से इन्फिनिटी लेते हैं। तो ऑर्थो की बात कर रहे हैं हम तो j की वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी, ओड आ जाएंगी, और पैरा की बात कर रहे हैं तो j की वैल्यू क्या आ जाएंगी, हमारी E1 आ जाएंगी। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। यहाँ पर थीटा रोट क्या है हमारे पास, रोटेशनल टेम्परेचर है, इज इक्वल टू h कट स्क्वायर बाय 2i kb। हाइड्रोजन के लिए रोटेशनल टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास, 85.5 केल्विन होता है। नाउ सिंस द स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ ऑर्थो मोलिक्यूल्स इज 3 times that of para molecules, therefore the equilibrium partition function for
नॉर्मल हाइड्रोजन कंसिस्टिंग बोथ पैरा एंड ऑर्थो हाइड्रोजन शुड बी रिटन एज, क्योंकि ऑर्थो मॉलिक्यूल का स्टैटिस्टिकल वेट 3 टाइम्स है डेट ऑफ पैरा मॉलिक्यूल। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन प्लस रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर पैरा हाइड्रोजन। यहाँ पर हमने नेक्स्ट इक्वेशन में क्या किया है, बस यहाँ पर इसकी यानी ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, पैरा हाइड्रोजन के लिए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यूज पुट की हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और ये हमने वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पुट की हैं। तो नाउ अब हमें क्या करना है, हम ये देखेंगे कि किसी भी टेम्परेचर पे हमारे पास ऑर्थो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, पैरा मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे कि पैरा के कितने मॉलिक्यूल्स थे और ऑर्थो के कितने मॉलिक्यूल्स थे। अब हम वो कैलकुलेट करेंगे कि ऑर्थो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, पैरा हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं। अब हम ये देखेंगे, हमने n नोट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लिए, तो यानी हमें मतलब कि जे स्टेट में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जे स्टेट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर जो ये पीजे है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिस्टिकल वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास होता है 2j+1 होता है, इनटू में स्पिन डिजेनरेसी भी लिखते हैं हम, स्पिन डिजेनरेसी। तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि जे स्टेट में हमारे कितने मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर पीजे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिस्टिकल वेट, और ये जो ईजे है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस EJ/kT, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी ऑफ स्टेट जे, जो कि हमारे पास है J × J+1 θ/k। अब हमें अगर ऑर्थो के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, समेशन लेंगे, और जे की वैल्यू हमारे पास ऑर्थो के लिए क्या होती हैं देखते हैं। जे की वैल्यू हमारे पास क्या होती हैं, ओड होती हैं, और पैरा के लिए जे की वैल्यू क्या होती हैं, इवन होती हैं। तो यहाँ पर हमने समेशन लिया, जे की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, ओड 1 3 5 ये ले ली हमने, और यहाँ पर जे इज इक्वल टू में 1 3 5। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्थो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जिसको हमने एन ऑर्थो से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमने यहाँ पर एन ऑर्थो से रिप्रेजेंट कर दिया इसको लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड को देखते हैं हम कैसे क्या होगा हमारे पास। राइट हैंड साइड की बात करें तो एन नोट जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वे हमारे कांस्टेंट है, तो वो हमारा बाहर आ जाएगा, समेशन से बाहर आ जाएगा एन नोट, तो यहाँ पर हमने एन नोट यहाँ पर लिख दिया है। अब बाकी जो बचा उसको देखते हैं हम कि कैसे क्या होगा। एन नोट बाहर आ गया, यहाँ पर क्या होगा, समेशन जे इज इक्वल टू में 1 3 5। स्टैटिस्टिकल वेट ऑर्थो मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, 3 इंटू में 2j+1 ये होता है, और एक्सपोनेंशियल यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल को देखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, इसके यहाँ पर आएगा एक्सपोनेंशियल को देखें तो एक्सपोनेंशियल माइनस ईजे की वैल्यू पुट करें, j इंटू J+1 θ/, k है यहाँ पर, θ/, इंटू k है, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड में क्या बचेगा, सिर्फ t। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 3 कांस्टेंट है, समेशन से बाहर आ जाएगा, ये हमने 3 यहाँ पर लिख दिया। अब जो बाकी बचा 2j+1 एक्सपोनेंशियल माइनस j इंटू J+1 θ/t, और j की वैल्यूज क्या है हमारी, ओड है, तो ये जो बाकी बचा है हमारे पास, ये क्या हमारे पास रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन। इसी तरह से जैसे हमने ऑर्थो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्थो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसी तरह से हम पैरा मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, बस हमें जे की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, वहाँ पर हमें इवन लेनी पड़ेंगी। अगर हमें अब इनका रेशो निकालना है, ऑर्थो और पैरा का रेशो निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दिया, एन ऑर्थो डिवाइड बाय में एन पैरा को हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आ गया। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, एन नोट से एन नोट कैंसिल हो गया, और 3 यहाँ पर एज इट इज़ है। बाकी हमने जेड डॉट ऑर्थो और जेड डॉट पैरा की वैल्यूज पुट कर दी, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया जे की वैल्यूज पुट करके, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ द कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इज शोन इन फिग। यहाँ पर हमने ये परसेंटेज एट डिफरेंट टेम्परेचर कैलकुलेट की है,
ओरिजेंटल एक्सिस के अलोंग हमने लिया है टेम्परेचर, और जो वर्टिकल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये हमारे पास लाइन है, इससे नीचे वाला जो पोर्शन है वो पैरा परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है एट एनी टेम्परेचर, और ऊपर वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ऑर्थो परसेंटेज को, यानी हमारे पास ऑर्थो परसेंटेज कितनी होगी। अब हम देखें, अगर 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन पे हमारे पास प्योर पैरा स्टेट एग्जिस्ट करती है, यानी पैरा स्टेट यानी पैरा हाइड्रोजन कितना 100% है, और ऑर्थो हमारे पास 0 है। अब हम लिक्विफैक्शन टेम्परेचर ऑफ एयर की बात करें, एट लिक्विफैक्शन टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी जो कि कितना होता है हमारे पास 78.65 केल्विन होता है हमारे पास लिक्विफैक्शन टेम्परेचर ऑफ एयर। अगर हम इसकी बात करें, ये अबाउट नियरली हमारे पास यहाँ लाई करेगा, ये यहाँ पर लाई करेगा। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास 50-50% एग्जिस्ट करती है, यानी कि पैरा जो ये नीचे वाला पोर्शन है, यानी 50%, यानी ये 50% हो जाएगी हमारे पास, 50% पैरा हो जाएगा और 50% हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ये ऊपर वाला पोर्शन। एट रूम टेम्परेचर की बात करें हम, रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास 298 केल्विन। अगर इसकी बात करें हम, तो 298 केल्विन पे हमारे पास क्या होगा, पैरा स्टेट कितनी होगी हमारे पास 25% हो जाएगी, और ऑर्थो स्टेट कितनी हो जाएगी हमारे पास 75% हो जाएगी। ये हमने डिफरेंट टेम्परेचर की जो मेन टेम्परेचर थे उनकी बात कर ले। और इससे आगे अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें, तो हमारे पास पैरा स्टेट जो होगी वो हमारी 25% ही होगी, और ऑर्थो स्टेट हमारी क्या होगी 75% ही रहेगी। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। एट T = 0 केल्विन क्या होगा हमारे पास, प्योर पैरा स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। लिक्विफैक्शन टेम्परेचर और फिर की बात करें 50-50% एग्जिस्ट कर रही हैं। एट रूम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर की बात करें तो 75% ऑर्थो और 25% पैरा स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है हमारे पास, ओइंग टू द स्लोनेस ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्पिन स्टेट एट T = 0 केल्विन, ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। एक्चुअल प्रैक्टिस में आइडली तो हमने बात कर ली कि प्योर पैरा स्टेट एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर ही मिलता है, हमें प्योर पैरा स्टेट नहीं मिलती है T = 0 केल्विन। नाउ एट हाई टेम्परेचर हमारे पास क्या था, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का जो रेशियो था वो हमारे पास कितना था 3:1 था। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेट, अगर हम इस स्टेट से स्टार्ट करें, यानी जब उनका रेशियो हमारे पास 3:1 है, एंड कूल द सैंपल, और सैंपल जो हमारे पास उसको कूल करें, देन लीविंग ऑर्थो पैरा कन्वर्जन आउट ऑफ कंसीडरेशन, और हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास जैसे जैसे हम सैंपल को कूल कर रहे हैं हमारे पास ऑर्थो स्टेट है वो पैरा में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ये कंसीडर करें हम। तो H2 कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3/4 पार्ट्स ऑफ ऑर्थो एंड 1/4 पार्ट्स ऑफ पैरा हाइड्रोजन, एंड द पार्टीशन फंक्शन ऑफ दिस नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इज, और ये रोटेशनल फंक्शन हम जो है पार्टीशन फंक्शन हम ये ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ये कंसीडर करें कि जो वो हमारी ऑर्थो स्टेट है वो पैरा में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो हमारे पास उस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन में क्या होगा 3/4 पार्ट होंगे ऑर्थो के, 1/4 पार्ट होंगे पैरा हाइड्रोजन के, और हम उसके लिए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है, फॉर स्पेसिफिक हीट वी ऑब्टेन, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 पार्ट लेने पड़ेंगे जो हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करी है पैरा हाइड्रोजन के लिए, और 3/4 पार्ट ऑफ किसके लेने पड़ेंगे हमें, स्पेसिफिक हीट फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन, क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल वेट होता है जो यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर कि 3/4 पार्ट किसके एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑर्थो के, 1/4 पार्ट पैरा हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर हमने 3/4 पार्ट स्पेसिफिक हीट किसके लिए, ऑर्थो के लिए, और 1/4 पार्ट स्पेसिफिक हीट किसके लिए, पैरा के लिए। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस द इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी हमारे पास, ये हमने जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने स्टडी की थी तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये आया था हमारे पास, एंड CV अगर हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो हमें इस इक्वेशन का जो हमारे पास इक्वेशन है इसका क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर हम इस इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ऑर्थो और पैरा के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास टोटल स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। अब हमें ऑर्थो और पैरा के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास बाकी सारी ये वाली इक्वेशन सेम रहेगी, बस क्या चेंज आएगा, सिर्फ पार्टीशन फंक्शन का चेंज आएगा।
अगर हम ऑर्थो के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम पार्टीशन फंक्शन किसका लेंगे, ऑर्थो का लेंगे। अगर हम पैरा के लिए स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं तो हम पार्टीशन फंक्शन किसका लेंगे, हम पैरा हाइड्रोजन का ही लेंगे। तो हमें स्पेसिफिक हीट ऑर्थो के लिए कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आ गई, बाकी सारा सेम रहा, बस ये जो पार्टीशन फंक्शन है ये हमने ऑर्थो का लिया है। यहाँ पर आगे हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, ये बाकी सारा सेम है, हमने जो पीछे लिखा बाकी सारा सेम, बस हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, पार्टीशन फंक्शन फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन की हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया log ऑफ m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा के, log ऑफ m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये NaKT स्क्वायर एज इट इज करली बाय करली टी log ऑफ, ये हमने m कंसीडर किया है, ये वाला m, और ये जो बाकी बचा ये हमने n कंसीडर किया है। तो हमारे पास log ऑफ m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log ऑफ m इंटू में log ऑफ n की प्रॉपर्टी हम लगा के ये फर्दर सिंप्लीफाई करके हम ये निकाल सकते हैं। अब हमने सिर्फ यहाँ पर वन टर्म निकाल के दिखाई है, तो इसी को देख लेते हैं हम कि हमने कैसे निकाली है। आगे टर्म निकाल सकते हैं लेकिन सिर्फ हमने इसके लिए बस एक टर्म ही निकाली है, बाकी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब अगर हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक टर्म आती है 1/t स्क्वायर, इनटू में सम कांस्टेंट आएगा, सम कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर t स्क्वायर से हमारा t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट ही बच गया NaK, और ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही आ जाएगा। फिर से उसका अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर इसका जब हमने किया, अगर कंप्लीट सोल्व करते हैं इसे तो हमारे पास 0 आ जाते हैं, नहीं इसका कोई रोल नहीं है इस टर्म को निकालने में। अब हम सेकंड टर्म देखते हैं, प्लस NaKT स्क्वायर जो हमारी सेकंड टर्म है इसको देखते हैं हम। यहाँ पर हमने log ऑफ 1 प्लस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई। log ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होता है हमारे पास, log ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होता है हमारे पास, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में एक्स क्यूब बाय में 3, यही होता है, एंड सो ऑन, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हमने ये जो log 1 और बाकी जो ये है हमारे पास, इसको हमने क्या कंसिडर किया, x कंसिडर किया है, इसको हमने x कंसिडर किया है ना, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स लगाई, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 आ गया। ये हायर पावर्स हैं जो एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3, इसको अभी हमने कंसीडर नहीं किया, सिर्फ x कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पर, x सिर्फ ओनली x कंसीडर किया, यानी जो log ऑफ 1 प्लस एक्स है उसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हायर टर्म्स हम लिख सकते हैं लेकिन अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक टर्म निकाल के बताएंगे हम कैसे निकाली है। x कंसीडर किया यहाँ पर हमने, यानी ये जो log ऑफ 1 प्लस एक्स है इसको सिर्फ x कंसीडर किया, यानी ये टर्म कंसीडर करी, यानी x, इस सारे को हमने x से रिप्लेस कर दिया, यानी ये जो हमारा इतना था ये वाला, इसमें भी सिर्फ हमने ये वाली टर्म कंसीडर कर ली, बाकी की टर्म हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये वाली टर्म कंसीडर करें। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर उसका फर्दर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये जो फर्स्ट टर्म है ये आ जाएगी। अगर हम और भी टर्म कंसीडर करें तो हम फर्दर टर्म्स निकाल सकते हैं, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट, और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, NaK, N इज द एवोगैड्रो नंबर और K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर हमें पैरा के लिए स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो ये तो हमारा सेम रह जाएगा, बस हमने पार्टीशन फंक्शन किसका यूज़ किया है, पैरा का यूज़ किया है। यहाँ पर हम पैरा का यूजिंग इक्वेशन 2, अगर हम पैरा के लिए जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन था वो उसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये हमने इक्वेशन 2 से ली है, तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब फर्दर हमने यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर उसमें log ऑफ 1 प्लस एक्स की लगाएंगे, इसको हमने x कंसिडर करेंगे, ये वाला जो है हमारे पास इसको हम x कंसिडर करेंगे, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3। हायर पावर्स को हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ x को कंसिडर करेंगे, यानी सिर्फ ये वाली टर्म कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाली टर्म कंसिडर करेंगे। इसमें भी सिर्फ हम कौन सी टर्म कंसिडर करेंगे, सिर्फ ये वाली टर्म कंसिडर करेंगे, ये वाली, ये हायर, ये टर्म हम कर सकते हैं सोल्व, लेकिन सिर्फ हम एक टर्म निकाल के बताएंगे कि वो कैसे आई है, फिर हम ये वाली टर्म कंसिडर करेंगे। तो इसका जो log ऑफ 1 प्लस एक्स था उसको हमने सिर्फ इस टर्म से
यानी log ऑफ 1 + x था, उसमें सिर्फ हमने ये वाली टर्म कंसिडर करी है। ये टर्म्स भी कंसिडर कर सकते हैं, उनका स्केयर वगैरह हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमने अभी ये टर्म कंसिडर कर ली। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर उसके बाद हम na के टी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्दर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ द कैलकुलेटेड वैल्यूज, जो हमने पैरा के लिए स्पेसिफिक हीट निकाल ली, ऑर्थो के लिए स्पेसिफिक हीट निकाल ली, और टोटल भी हमारी निकल जाएगी। CV रोड से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो टोटल भी हमारी स्पेसिफिक हीट निकल जाएगी, क्योंकि हम 3/4 पार्ट किसके लेंगे, ऑर्थो के लिए, और 1/4 पार्ट किसका लेंगे, पैरा के लिए, जो हमारी स्पेसिफिक हीट आई है। तो हम टोटल जो स्पेसिफिक हीट है वो भी निकाल सकते हैं। तो इसको हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, हमने CV/R के बीच में और T/θ रोड के बीच में, तो वो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पर जो ए कर्व है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरा के लिए स्पेसिफिक हीट। ए कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरा के लिए स्पेसिफिक हीट के लिए, और बी कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ऑर्थो के लिए स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास है, ऑर्थो के लिए स्पेसिफिक हीट है, और सी कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे पास टोटल स्पेसिफिक हीट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एट हायर टेम्परेचर हम देख सकते हैं CV/R की वैल्यू हमारे पास किसको अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये ग्राफ आई हैं, ये हमारे जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी उनके साथ हमारे मैच कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।